हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की अलग अलग एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कवर कर रहे हैं। एक बुक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं। अब हम एक नई बुक लेकर आए हैं ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं। हम इसके 5 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पुराने प्रैक्टिस सेट्स हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देख लीजिए, आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छा करेंगे। इसके अलावा 2 करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो में डाल चुका हूँ पिछले 4 महीने का, जिसमें कंपाइलेशन है, एक एमसीक्यू का है और एक वन लाइनर का है। तो वो भी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं डेली करंट अफेयर्स की, वहां पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। सबसे पहले गद्यांश ही दिया हुआ है, वही देखते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं और भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में वामन ही बने रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो एक तरह से ये इस बारे में है कि हम ब्लाइंडली कैसे पश्चिमी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं और अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। अब अगर देखेंगे तो उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो पूरे उसमें आपके माध्यम और पाठ्यक्रम की बात की गई है। तो हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगला, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का जो आपका एक तरह से हमारा जो मेंटल स्टेटस है, इंडिया का जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसकी उसमें बात की जाती है। तो अगर भारतीय मानस का स्पंदन उसमें ध्वनित होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप पहला ही सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, यानी हमारे मानस का जो स्पंदन है वो ध्वनित हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बेहतर ऑप्शन होगा। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, अगर आप यहां पर पढ़ेंगे तो यहां पर क्या है, अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित ना होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। तो इसमें कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, जिसमें भारत की सांस्कृतिक परंपरा या कल्चरल ट्रेडिशन का प्रतिनिधित्व। हमारी शिक्षा का माध्यम क्या है, तो क्या है इसमें, भारतीय भाषा, पैसेज के हिसाब से भारतीय भाषा। अगला, विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी कैसे लगने लगते हैं, तो अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगते हैं। तो ऑप्शन इसमें दोनों ही सही है। नीचे हमने देखा था, यहां पर आप देखेंगे बेपहचाने और अजीब से लगने लगते हैं। तो पैसेज बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ये पिछला पैसेज काफी अच्छा था। सौदामिनी का पर्यायवाची है, तो हमने 2 से 3 बार देख लिया। सौदामिनी किसका पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची है, तो विद्युत। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी देखे थे, इसके धनवल्ली होता है, दामिनी भी होता है, तड़ित होता है, चपला होता है। ठीक है, ये सारे आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। सुवर्ण शब्द है, तो सुवर्ण जो है ये तद्भव शब्द है किसका, स्वर्ण का। ठीक है, स्वर्ण का ये तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है। तत्सम क्या होगा इसका, स्वर्ण। कौन सा शब्द आपका इसमें तद्भव है, तो जो पावस शब्द है, पावस, ये आपका तद्भव शब्द है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका तत्सम क्या होता है, प्रावृष। ठीक है, वृषभ जो शब्द होता है, वृषभ, उसका वृष आप ले लीजिए और प्रा ले लीजिए, तो प्रावृष। ठीक है, एक तत्सम शब्द है, इसमें से कौन सा आपका तत्सम शब्द है, तो आपका जो डाकिनी शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। ये हमने पहले भी देखा था।
अटारी का क्या होता है, तत्सम शब्द ये भी आता रहता है, अटारी का होता है अट्टालिका, याद रखिएगा बहुत आता है ये अट्टालिका। अंगोछे का क्या होता है, अंग प्रोछा, वो भी पूछता रहता है। अंगीठी का क्या होता है, अग्निष्ठिका, वो भी याद रखिए, वो भी आया हुआ है। तो इस तरीके के संबंधित शब्द मैंने आपको बता दिए। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, देखिए आंख लगना, इसके 2 से 3 मैं आपको बताऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। आंख लगना मतलब ये सिंपल है कि आंख लग गई, मुझे झपकी आ गई, मतलब नींद आ जाना, ठीक है, ऑप्शन डी। एक होता है आंख लगाना, ठीक है, याद रखिएगा आंख लगना अलग है, आंख लगाना इसका मतलब क्या होता है, बुरी अथवा लालच भरी दृष्टि से किसी चीज पर नजर रखना, ठीक है। जैसे अगर सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, पाकिस्तान अभी भी कश्मीर पर बुरी आंख लगाता है या आंख लगाए हुए है, तो ये आपका याद रखिएगा, बुरी अथवा लालच भरी दृष्टि से किसी को देखना, आंख लगाना। इसके अलावा देखिए एक और होता है क्या, आंख लड़ाना, ठीक है, लड़ाना, आंख लड़ाना मतलब किसी से प्रेम में पड़ना या किसी से प्रेम हो जाना, ठीक है। तो ये 3 थोड़े थोड़े एक जैसे थे, जो कंफ्यूज करते हैं मैंने आपको बता दिए। गागर में सागर भरना, ये तो आपने जो यूट्यूबर्स कुछ क्लास चलाते हैं उसमें लिखते हैं बाहर गागर में सागर क्लास, तो मतलब बहुत कम समय में काफी अच्छा कंटेंट देना या बहुत कम में बहुत कुछ कह देना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन सी। जहां ना पहुंचे रवि मतलब सूरज, वहां पहुंचे कवि, मतलब जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती वहां कवि पहुंच जाता है, मतलब कवि बहुत ज्यादा कल्पनाशील होते हैं और कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, ऑप्शन डी। मेले में बच्चा खो गया, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए, तो बच्चा मेले में खो गया, ये आपका सही होगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो देखिए इसमें है कागजात, तो कागजात की हमेशा आपने देखा होगा जांच की जाती है, तो ठीक है, जांच वाला शब्द हमें खोजना है। अभ्यर्थियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही होगा। शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, हेम नरेश की पुस्तक दी, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, तो यही आपका सही होगा 15th का बी। अगला, उद्धार का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आपको रूल भी बताऊंगा, कुछ और शब्द बताऊंगा जो राजस्थान पीसीएस वगैरह में आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट, जो इसी की तरह आपको लगेंगे। तो इसका जो सही शब्द है वो है उत प्लस हार, ठीक है, उत प्लस हार। तो देखिए इसमें रूल क्या लगता है, यदि आपका ता के बाद हा हो, ठीक है, याद रखिएगा, यदि ता के बाद इसमें व्यंजन संधि है पहली बात, तो ता के बाद अगर हा हो तो ता आपका दा में बदल जाता है, दवात वाले दा में, और हा क्या होता है, हा आपका आधे धा में बदल जाता है, यानी धा हलंत के साथ। याद रखिएगा ता के बाद अगर हा हो तो ता आपका दा में बदल जाएगा, और जो हा है हा आपका धा में बदल जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा संख्या पद्धति, जो पद्धति आपका शब्द है उसमें भी यही रूल लगता है, पद्धति मतलब पत प्लस हति, तो पत में क्या है, ता है, ता किस में बदलेगा, दा में, ता के बाद क्या है, हा दिया हुआ है, तो हा किस में बदल जाएगा, धा से धनुष में, लेकिन आधे, तो पद्धति का पत प्लस हति का क्या बनेगा, पद्धति। इसी तरह एक शब्द और होता है तद्दित प्रत्यय, आपने सुना होगा तद्दित, तद्दित भी ऐसे ही बना है, तत् प्लस हित, ता क्या बना आपका, दा बन गया, हा बन गया धनुष वाला आधा धा, तो तत्हित से क्या बना, तद्धित। इसके अलावा और मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं, उद्धरण, उद्धरण भी इसी से बना है, उत प्लस हरण, ता बन गया दा और धा बन गया, हा बन गया आधा था, तो उद्धरण ये बन जाता है। तो ये 2-3 शब्द हैं जो राजस्थान पीसीएस में आए हुए थे। आगे, दिग्भ्रम उदाहरण है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इससे भी प्रश्न देखिए, इस रूल से प्रश्न बहुत बनते हैं, ऐसा तो नहीं बनता। तो दिग्भ्रम क्या है आपका, ये किसका उदाहरण है, सबसे पहली बात तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। रूल मैं बताता हूं इसमें आपको क्या लगता है, या कुछ और मैं आपको इंपॉर्टेंट शब्द बताता हूं जो इससे बनते हैं। तो देखिए रूल क्या है, 5 वर्ग आपको पता होंगे कचट तक, ठीक है, का चा टा ता पा, तो का चा टा ता पा के बाद अगर वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो, ठीक है, फिर बता देता हूं, का चा टा ता पा के बाद अगर वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण हो, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन हो, यानी या रा लावा हो या कोई स्वर हो, तो का चा टा ता पा के स्थान पर आपका गा जा दा डा और बा हो जाता है, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। अब देखिए क्या होता है इसकी तरह, दिग्भ्रम, दिग्भ्रम किससे बना है आपका, दिक प्लस भ्रम, ठीक है, का किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, का किस में बदल जाएगा, गा में, क्यों बदलेगा, क्योंकि भा कौन सा है, भा आपका तीसरा वर्ण है, पा वर्ग का, पा फा बा भा मा, तो क्या है तीसरा और चौथा वर्ण, तो चौथा वर्ण है, माफ कीजिए, पा फा बा भा, हाँ चौथा वर्ण है,
तीसरा और चौथा होगा तो बदल जाएगा। इसी तरह देखिए मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं जो आते रहते हैं प्रश्न में। पहला, वाक प्लस ईश, वागीश। ठीक है, वाक प्लस जाल, वाग जाल। दिक प्लस गज, दिग्गज। ठीक है, वाक प्लस दान, वागदान। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया हुआ है। इसके अलावा अगर देखें, शट प्लस आनन, षडानन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैं बताता हूं आपको, सत प्लस आचार, सदाचार। ठीक है, उत प्लस योग, उद्योग। वो भी सब आपके संधि विच्छेद के, संधि व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसके अलावा उत प्लस घाटन, उद्घाटन। ताक इसमें बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा, उद्घाटन। ठीक है, तो यही आपका संधि विच्छेद था। व्यंजन व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। संधि विच्छेद कीजिए, पुष्पांजलि, तो पुष्प प्लस अंजलि, ये तो सिंपल ही है, ऑप्शन ए। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास कहां पर होता है? जहां पर आपका विशेषण और विशेष्य का युग्म होता है, वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। तो क्या है? गाय, गाय कैसी है? नीली, कर्मधारय समास है। सखा कैसा है? प्रिय सखा है, मतलब मेरा बेस्ट मित्र है। कृताकृत, ये भी बिल्कुल ठीक है। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहां पर सही होगा। यहां पर उपमेय उपमान की कोई बात नहीं की, सॉरी, विशेषण विशेष्य की कोई बात नहीं की गई। त्रिलोचन में से इनमें से कौन सा समास है? त्रिलोचन मतलब तीन है लोचन, जिसके लोचन अर्थात आंखें। इसके लिए यूज किया जाता है शंकर जी के लिए। जहां पर पूर्व और उत्तर पद दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता और कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सबसे बेहतरीन। इसका एग्जाम्पल और कौन सा है? दशानन, दश है आनंद जिसके, यानी 10 है सिर जिसके। कौन? रावण। तो यहां पर शब्द कोई और ही प्रधान हो गया, रावण। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? में श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार है, याद रखिएगा। खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई और चली गई, फिर की सी। तो ठीक है, यहां पर साफ दिख जाएगा। इसी शब्द को अगर आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा, उपमा अलंकार है इसमें। ठीक है, उपमेय उपमान का भाव जहां पर होता है। तो ये आपका सही, ये हमने पहले प्रैक्टिस सेट में भी कर रखा है। ऊपर वाला थोड़ा सा नया था। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है नहीं, लड़के ने कहा नहीं, लड़के लड़के से कहते हैं, ये आपका सही है। वचन बदलिए, आंख का क्या होता है? आंखें, ऑप्शन ए। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो राजन है पुल्लिंग है, छात्र पुल्लिंग है, सागर भी पुल्लिंग है, अग्रजा। ठीक है, अग्रजा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द। नीचे दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो सबको पता है, जो प्रकृति शब्द है वो स्त्रीलिंग के सेंस में यूज किया जाता है। चतुर का समानार्थी शब्द क्या है? सिंपल है ये भी, चालाक। आगे, नृप दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी है? तो नृप राजा के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा और अन्य पर्यायवाची या समानार्थी क्या है? भूप और महीप, ये भी राजा के पर्यायवाची हैं। राजा के कुछ अन्य पर्यायवाची की बात करें, क्योंकि ये भी आता रहता है बार बार, तो नृप, नृपति, नरेश, नरपति, भूपति, सम्राट, महीपति, पृथ्वीनाथ, पृथ्वीपाल, पृथ्वीपति, भूपाल, भूस्वामी। तो ये सारे आपके राजा के कुछ पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करने में सक्षम हो, इसको बोला जाता है आशु कवि। ये भी हमने अपने वाक्यांश के लिए एक शब्द में देख लिया है। पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो इसको बोला जाता है जिजीविषा, ऑप्शन ए। अब देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसके आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो पहला प्रश्न है 31वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, युग्मक बाइनरी। तो इसमें बेस बताया है, दशमलव जो डेसिमल सिस्टम होता है उसका बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस क्या होता है? आधार 2 होता है। 0 1 संख्या 2 ही होती है बाइनरी में। 32वां की अगर बात करें सोनिया वाला, इसका उत्तर है शनिवार। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। किसी में डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से पूरा क्वेश्चन स्कैन कर कर बता दूंगा। और आंसर में अगर डाउट हो तो भी आप पूछ लिया करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही समय मिलेगा। 33वां वेन डायग्राम वाला जो प्रश्न है, निम्न आरेख भौतिक रसायन और गणित पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो जो तीनों पढ़ते हैं किसको क्या दर्शाएगा? तो 33वें का जो विकल्प डी है ये आपका सही उत्तर इसका होगा। अगला एक बार आराम से आप देख लीजिए। 34वां, यदि प्राइस को कूट में SVNIL लिखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है आपका, तो इसमें क्या होगा सही आपका? ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होगा, FSXZ। अगला
निम्न श्रृंखला की विलुप्त कड़ी का पता लगाएं। तो 35वें का क्या होगा? ऑप्शन सी। 36वें की बात करें, इसका क्या होगा? इसका भी ऑप्शन सी आपका सही होगा। स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लीजिए। अगला एक घन वाला जो प्रश्न है 37, इसका आंसर होगा 8, ऑप्शन ए। रवि और किशोर वाला जो प्रश्न है 38वां, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 27वां और 26वां। 39वां जो प्रश्न है इसका आंसर होगा अनु। 40वां जो प्रश्न है इसका आंसर होगा 44 वर्ष। 44 वर्ष। 41वां जो प्रश्न है इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व। 42वां जो प्रश्न है आपका आरेख वाला, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला 43वां, अन्य तीनों से भिन्न शब्द कौन सा है? वाहिनी, नलिका, मार्ग, माध्यम, नाली, बहाव। तो इसमें से देखिए कौन सा है आपका? जो ऑप्शन डी है बहाव, ये एकदम अलग शब्द है। वॉशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जिससे गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या है जो वर्णमाला में है? तो 44वें का क्या है? ऑप्शन डी, जी। 45वें की बात करें, निम्नलिखित में समूह में कितने ऐसे छह हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 और परवर्ती से 9 हो? तो 45वें का क्या है आपका? डी, ऑप्शन। दो ही ऐसे आपके ग्रुप इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका पूरा रीजनिंग हो गई। अब बात करते हैं सामान्य जानकारी की। कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। अगला, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच मध्य स्थित है? बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है नियाग्रा वाटरफॉल्स। तो और ये किसके हैं? एरी और उरॉन, जो दो रिवर हैं, दो झील है, माफ कीजिए, इनके बीच में है। तो देखिए किससे संबंधित है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर द ग्रेट लेक्स, महान झील आपने सुनी होंगी, 5 हैं। उसका कोड भी आपको, ट्रिक शायद सबको पता होगी, होम्स, HOMES। एच मतलब लेक हुरॉन, ओ मतलब लेक ओंटारियो, एम मतलब लेक मिशिगन, ई मतलब लेक एरी और एस मतलब लेक सुपीरियर। तो लेक एरी और जो हुरॉन है, इन दोनों के बीच में पड़ता है आपका नियाग्रा वाटरफॉल। और बहुत शानदार देखिए देखने में ये लगता है। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं, पांचों ग्रेट लेक्स, पांचों झीलें, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये देखिए आपका, ये ऊपर कनाडा है, ये आपका कनाडा का बॉर्डर है। इसका नाम भी अभी आपको बता दूंगा मैं। तो ये देखेंगे आप, ग्रेट लेक्स, महान झीलें, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। तो लेक हुरॉन जो है और लेक एरी, यहां पर आपका बनता है कौन सा? नियाग्रा वाटरफॉल। तो इसको आप याद रखिएगा। एक बार देख लिए, पूछ लिया था आपको, यहाँ पर माउंटेन्स रेंजेस दिख रही होंगी, अपलाचियन माउंटेन्स, ठीक है। तो एक बार पूछ लिया था अपलाचियन माउंटेन्स कौन से महाद्वीप में पड़ती हैं? तो ये नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में पड़ती हैं, अमेरिका के पूर्वी कोस्ट पर है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए बता रहा हूं। अपलाचियन माउंटेन्स। एक इसी की तरह आपको लगेगा एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन आपके उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जहां पर आपका मोरक्को वगैरह है, जहां पर आपका जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा आपको एटलस माउंटेन मिलेगी। अपलाचियन नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, याद रखिएगा। पूछे हुए प्रश्न है दोनों, तो समझ लीजिए लेक हुरॉन और एरी के बीच में क्या है? नियाग्रा वाटरफॉल बनते हैं। लेकिन देखिए नियाग्रा वाटरफॉल सबसे बड़ा वाटरफॉल नहीं है दुनिया का, या सबसे हाईएस्ट नहीं है। अगर सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल की, तो कौन सा है? एंजल वाटरफॉल है। कहां पर? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में एक नदी बहती है आपकी, ओरिनोको नदी, ठीक है। ओरिनोको ऑयल बेल्ट भी है वेनेजुएला में। उसकी एक सहायक नदी है चूरन, ठीक है, रिवर चूरान, उस पर यह बनता है एंजल वाटरफॉल, याद रखिएगा, वेनेजुएला में। ये लाइन में बतानी आपको भूल गया था, इस लाइन का नाम क्या है? देखिए इसको बोला जाता है 49th पैरेलल लाइन, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में है, 49वीं समानांतर रेखा। तो इन दोनों को अलग करती है। आपको पता है अक्षांश जो होते हैं हमारे 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, तो उसी के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। यहां पर आप देख भी सकते हैं, ये 50 डिग्री की लाइन आपको दिख रही होगी। तो इससे ही थोड़ा सा नीचे है, ये 49th पैरेलल इसको बोला जाता है, या 49 अंश या 49 अंश समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो आपको चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। अब देखिए एक प्रश्न इससे और बनता है ग्रेट लेक्स से, मैं बताता हूं क्या बनता है। ये पूछता है कि दुनिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की यानी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसी ग्रेट लेक में से एक आपको दिख रही होगी, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर दुनिया में ताजे पानी की या फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है। अगर बात करें नमकीन पानी की या सॉल्ट वाटर की, तो वो कौन सी है? कैस्पियन सागर। वो सबसे बड़ी खारे पानी की दुनिया में एक तरह से हम कह सकते हैं लेक है।
फ्रेश वाटर की याद रखिएगा लेक सुपीरियर लगभग 82,500 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो यहां पर आपको देखिए दिख रहा होगा ओरिनोको, ठीक है, ये है वो ओरिनोको बेसिन जो मैं आपसे बात कर रहा था। इसी की सहायक नदी है चूरान, जिस पर दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका वेनेजुएला है। ओरिनोको ऑयल बेल्ट भी है, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑयल वगैरह का एक्सट्रैक्शन भी होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो दीवाने बंदगान, तो देखिए बंदगान किसको बोला जाता था? जो पुराने जमाने में स्लेव का डिपार्टमेंट होता था, दासों का डिपार्टमेंट होता था, उसको बोला जाता था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो ये बिल्कुल सही है। बाकी सारे इसमें गलत मैच है, मैं बताता हूं कौन कौन था। दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज होता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या राजस्व से संबंधित प्रभाग। वैसे अगर पूरा आप सतीश चंद्र की बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो उसका टर्म लिखा मिलेगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। जो एरियर आपको मिलता है जब सैलरी बढ़ती है तो उसमें जो एरियर मिलता है वो इसको बोला जाता था दीवाने मुस्तखराज। तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, बलबन से नहीं। दीवाने अर्ज जो है, दीवाने अर्ज आपका बनाया था गयासुद्दीन बलबन ने। बताता हूं क्यों। इसका मतलब क्या होता है? मिलिट्री डिपार्टमेंट। गयासुद्दीन बलबन पहला ऐसा इंसान था जो स्टैंडिंग आर्मी, जिसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की थी। क्यों? क्योंकि उस समय भारत पर, या हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत पर, मंगोल अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसने बहुत बड़ी आर्मी अपनी क्रिएट की और एक अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट बढ़ाया ताकि बहुत अच्छे लेवल के जो सैनिक हैं वो हम सेना में भर्ती कर सके। बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका था। और इवन देखिए कहा जाता है मर्सनरीज, जो आज की डेट में जिन्हें आप कमांडो बोलते हैं, उस लेवल की ट्रेनिंग भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स को या कुछ आर्मी के बंदों को बलबन ने दी थी। और उनको जो आपका बॉर्डर एरिया है, जैसे मैं आपको बताता हूं कुछ, समाना, दीपालपुर, यहां पर जो बॉर्डर आउटपोस्ट होती थी उसमें ये इन्हीं सबसे शानदार सैनिकों को पोस्ट करता था। ठीक है, वहीं पर अपॉइंट इनको किया जाता था। तो काफी बड़ी उस समय के हिसाब से बात थी। तो दीवाने आरिज आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट था, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। आपने सुना होगा, देखिए एक चीज इससे और पूछता है कि किसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, यानी कि कोई भी जो रिलेटिव है आपका, वो कोई मतलब राजा के पद के लिए कोई रिलेशन कुछ नहीं होता, राजा राजा ही होता है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी तो वो बलबन के द्वारा ही अपनाई गई। इसके अलावा देखिए इल्तुतमिश के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता था, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ग्रुप होता था लोगों का, 40वां, जिसको चाहलगानी भी बोला जाता था। तो 40 बहुत इंपॉर्टेंट उसके पर्सनल वो स्लेव्स होते थे। इसका जो, क्योंकि देखिए होता क्या था, उन 40 लोगों का शासन में बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो बलबन ने इस चीज को समझ गया था कि अगर ये लोग लगातार रहेंगे तो मेरे पद को हमेशा खतरा बना रहेगा। तो बलबन ने उसको लिक्विडेट कर दिया, उसको पूरा खत्म कर दिया। तो प्रश्न यही आता है कि किसने, जो तुर्कान, जो चाहलगानी थी, 40 डिपार्टमेंट का स्लेव था, उसको हटा दिया था। तो बलबन ने इसको हटा दिया था। अब बात करें दीवाने कोही की, ये हमने कल बात कर ली थी। दीवाने कोही का मतलब होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा दीवाने को ही इस, और कौन से लोन देता था, लोन का नाम जरूर याद रखिएगा, तक्कावी। तक्कावी लोन दिए जाते थे इस डिपार्टमेंट के द्वारा लोगों को, कृषि को प्रमोट करने के लिए। अगला, वर्ष 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो किसके सम्मानित किया गया है? द न्यूयॉर्क टाइम्स को। ठीक है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन ए। अगला, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? तो वंदे मातरम सबसे पहले 1896 के कांग्रेस सेशन में गाया गया था। कहां पर हुआ था ये सेशन? ये कलकत्ता में हुआ था। सेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला एम सयानी जी। ठीक है, रहमतुल्ला एम सयानी। बात करें जन गण मन सबसे पहले कौन से कांग्रेस के सेशन में गाया गया है? तो ये गाया गया था 1911 के अधिवेशन में। ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। और इसमें कौन थे आपके अध्यक्ष? बिशन नारायण धर। ठीक है, बिशन नारायण धर। और नेशनल एंथम सबसे पहले 1911 में इसी सेशन में गाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। वंदे मातरम कहां से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी की जो बुक है आनंद मठ, वहां से लिया गया है। जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले ऐसे इंसान थे जिसको भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में मिला था इन्हें? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। किसके लिए? इनकी जो कृतियां हैं उसके संकलन के लिए, जो कि गीतांजलि के नाम से था। 1913 में भारत के पहले नोबेल लॉरेट ये हैं। आगे, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ये तो हो गया। किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया था? गैरी एस बेकर जी को। गैरी एस बेकर।
ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इसमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो टीपू ने मदद मांगी थी। टीपू सुल्तान आपको पता ही है, जो मैसूर वाला क्षेत्र है वहां पर राज किया करता था, और वहां पर इसने एक ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था, जो कि कहीं ना कहीं एक आज़ादी का प्रतीक था, और फ्रांसीसियों से इसने मदद मांगी थी। फ्रांसीसी वगैरह जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इनको ट्रेन भी किया करते थे, ठीक है, इनके सैनिकों को। तो उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टीपू सुल्तान जी ट्रेनिंग वगैरह में बिलीव करते थे। यहीं से देखिए क्या होता है, जब अंग्रेज बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है, ब्रिटिश जो लोग थे वो इस चीज़ को पहचान लेते हैं। आपको पता होगा 1798 में वो क्या लेकर आ जाते हैं, वो लेकर आते हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी राज्य होगा वहां पर ब्रिटिश राजदूत अपना रख देंगे। उस राजदूत की परमिशन के बिना आप किसी भी बाहर के इंसान को, यानी किसी भी और देश के नागरिक को अपनी सर्विस में नहीं रख सकते। आप किसी बाहर के शासक से या किसी बाहर के राज्य या किंगडम से आप कोई भी संबंध नहीं रख सकते बिना उसकी परमिशन के। तो ये देखिए अंग्रेज लोग बहुत जल्दी इस चीज को भांप जाते थे। और आपको पता है 1799 में आखिरी बैटल होती है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और वो हार जाते हैं, और आपका मैसूर साम्राज्य ब्रिटिशों के पास चला जाता है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि उस समय जो मैसूर वाला होता है एरिया, कर्नाटक वाला जो कोस्ट होता है, वो ट्रेड वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो भी जितने भी वेस्ट से आपके पश्चिम से शिप्स आते थे वो पश्चिमी घाट वाले जो कोस्ट हैं इसी पर रुकते थे, ठीक है। कुछ गोवा कंट्रोल, कुछ जो है पुर्तगाल कंट्रोल करता था, कुछ आपके ये कंट्रोल करते थे टीपू सुल्तान जी। तो लेकिन जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो सारा कोस्ट आपका इनके पास ये चला जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट आपके इनके पास चले जाते हैं। तो उनसे इनका ट्रेड वगैरह और रेवेन्यू भी काफी बढ़ जाता है। तो सब्सिडी अलायंस वगैरह देखिए इसी चीज को रोकने के लिए लाई गई थी कि बाहर से आप किसी को ना रोक सकें। किसके शासनकाल में आया था सहायक संधि? लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम में आई थी 1798 में। सबसे पहला राज्य कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले इसको साइन किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। गलत जोड़ा बताइए। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक, बिल्कुल ठीक है। सरिस्का अभ्यारण्य, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सरिस्का के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? रणथंबोर। अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु। पेरियार अभ्यारण्य देखिए बिल्कुल गलत है, ये आपका केरल में स्थित है। और इस बार देखिए पेरियार जो टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व काफी चर्चा में था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के एक सर्वे के अनुसार पेरियार टाइगर रिजर्व को भारत का सबसे बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व बताया गया है, सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व बताया गया है, ठीक है। वन दरोगा के आसपास हमने ये कवर किया था, यानी अप्रैल में ये चर्चा में था। तो याद रखिएगा पेरियार टाइगर रिजर्व को भारत का सबसे अच्छा मैनेज्ड या प्रबंधित टाइगर रिजर्व बताया गया है एनटीसीए की एक रिपोर्ट के अनुसार। आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सबसे पहला फैक्ट इससे क्या बताया था मैंने आपको, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ठीक है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ठीक है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होता, इनको आप कैसे हटा सकते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, जिस प्रोसेस से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है उसके लिए 2/3 मेजोरिटी, उसी प्रोसेस से आप इनको हटाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो डी आपका इसमें गलत है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आया था आपका 1986 में। बाकी ऑप्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा? 1974। 1974 में क्या आया है आपका? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, यानी जल प्रदूषण और निवारण अधिनियम 1974 का है, इसको याद रखिएगा। 1986 का पर्यावरण संशोधन संरक्षण अधिनियम है। 1972 का क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। 1981 का क्या है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है। 1981 में वायु प्रदूषण से संबंधित अधिनियम लाया गया था। तो 4 आप बिल्कुल रट के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना की जाती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल बेंच कहां पर है? दिल्ली में है। इसके अलावा इसकी 4 बेंचेस अलग अलग जगह पर हैं, पुणे में है, कोलकाता में है, भोपाल में है और चेन्नई में है। 4 इसकी बेंचेस हैं। वर्तमान में अभी आदर्श कुमार गोयल जी इसके अध्यक्ष थे, उनको पद से हटा दिया गया, मतलब उनका रिटायरमेंट हो चुका है। उनकी जगह किसने ली है? जस्टिस SK सिंह, शिव कुमार सिंह जी ने उनका पद लिया है। तो अब एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस शिव कुमार सिंह जी।
याद रखिएगा 18 अक्टूबर 2010 को उसकी स्थापना की गई है। भारत पहला ऐसा विकासशील देश था जिसने इस तरीके की बॉडी की स्थापना की थी। 6 महीने के अंदर अंदर इसे मामलों का निपटारा करना होता है जब इसके पास कोई एप्लीकेशन आता है। और आपने देखा होगा एनजीटी जब जुर्माना लगाता है तो करोड़ों में जुर्माना एनजीटी लगाता है, तो काफी तेजी से काम करता है, काफी स्पीडी जस्टिस ये देता है। इससे पहले अगर बात करें, पहला भारत विकासशील देश था जिसने ये अपनाया था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों इस तरीके का लिटिगेशन ला चुके थे, सॉरी लेजिस्लेशन ला चुके थे। आगे, सड़क के उल्लंघन को रोकने के लिए स्टे इन योर लेन अभियान कहां पर शुरू किया गया है? तो ये शारजहां में शुरू हुआ है, शारजहां। और हाँ, शारजहां में भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? अभी सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे आया था 24 अप्रैल को, ठीक है, इसी साल। और वहां पर शारजहां में, शारजहां का जो क्रिकेट स्टेडियम है, तो जो शारजाह का क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नाम सचिन तेंदुलकर के इस वाले बर्थडे पर बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टेडियम कर दिया गया है, उसका नाम बदल दिया गया है। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको धमनियां बोला जाता है, ठीक है, धमनियां। तो देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है जो आपके हार्ट में लेकर आती हैं, वो होता है लो ऑक्सीजन ब्लड, ठीक है, कम ऑक्सीजन वाला ब्लड। फिर हार्ट आपका ब्लड पंप करता है, उसे ऑक्सीजन रिच बनाता है, कहां पर? आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, जिससे आपकी सेल वगैरह की डेथ नहीं होती। तो जो आर्टरीज होती हैं, धमनियां होती हैं, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में आपके हृदय से लेकर जाती हैं। और अगर बात करें, जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, वो कौन आपके हृदय में लेकर आती हैं? वो आती हैं वेन्स या नसें, ठीक है, नसें आपकी ऑक्सीजन पुअर ब्लड, याद रखिएगा, कम ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके हार्ट में लेकर आती हैं। अब देखिए, प्रश्न इससे बहुत बनते हैं हार्ट से आपका। सबसे पहला, हमारा हार्ट कितने भागों में बटा होता है? हमारा हार्ट है 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर का हमारा हार्ट होता है। सबसे पहली बात, जो ये ब्लड का पूरा फ्लो है कि कहां से ब्लड कहां आता है, इसको बोला जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज की है विलियम हार्वी ने, इसको याद रखिएगा। अगर बात करें, कभी कभी फैक्चुअल जो छोटे मोटे परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछ लेता है कि हमारे हार्ट का वेट लगभग कितना होता है, तो हमारे हार्ट का वेट होता है 280 से 335 ग्राम के आसपास, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर एक ये प्रश्न पूछता है, मैंने आपको बताया 4 चैम्बर का हमारा हार्ट होता है, सबसे बड़ा चैम्बर हार्ट का कौन सा है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा चैम्बर है, बायां निलय सबसे बड़ा चैम्बर होता है, जो मानव हृदय का अलग अलग सेक्शंस में ब्लड को पंप करता है। इसके अलावा बात करें, जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए बी ओ, जितने भी ब्लड ग्रुप हमारे होते हैं, इसकी खोज किसने की है? ब्लड ग्रुप की खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने, इसको भी याद रखिएगा। ब्लड प्रेशर वगैरह जिससे हम नापते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से इसको नापा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। जो आपका हार्ट वगैरह से डिजीज संबंधित होती है, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, जो आपका हार्ट रेट वगैरह आपने देखा होगा, जो हार्ट बीट्स आपकी नापी जाती हैं, उसको क्या बोला जाता है? ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये आपका हार्ट से संबंधित कुछ और फैक्ट्स हो गए। और बता देता हूं, एक प्रश्न और आया हुआ है कि अस्पताल के कौन से सेक्शन में आपको कैथ लैब देखने के लिए मिलेगी? ये प्रश्न आया था एग्जाम में, ठीक है, कि कैथ लैब जो होती है वो कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित है? तो कैथ लैब जो होती है, ये आपकी जो आपके हार्ट की आर्टरीज होती हैं, धमनियां, नसें, इनको चेक करने के लिए होता है, यानी ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हार्ट से संबंधित ये होता है कैथ लैब। बात करें अगर ब्लड की, तो ब्लड में क्या क्या आपका होता है? ब्लड में मेनली आपके 4 चीजें होती हैं, ठीक है, प्लाज्मा, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स, व्हाइट डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुल्स, और आपका प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं? जो डेंगू वगैरह में आपकी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिर जाती हैं। बात करें ब्लड का पीएच लगभग कितना होता है? ब्लड का जो पीएच मान होता है लगभग 7.4 के आसपास होता है, यानी थोड़ा सा अल्कलाइन होता है ब्लड, थोड़ा सा क्षार की तरफ होता है हल्का सा, क्योंकि 7 से 14 के बीच आपका क्षारीय जो सब्सटेंस होते हैं वो आते हैं, 7 से कम में एसिडिक आते हैं, तो हल्का सा अल्कलाइन होता है। ब्लड का रंग लाल तो आप सभी को पता ही होगा, लाल किसके कारण होता है? आपका हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन किसमें रिच होता है? आपका आयरन में वो काफी रिच होता है। और जो आपके लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनका जो लाइफ टाइम होता है कितना होता है? लगभग 120 दिन का इनका लाइफ टाइम होता है। देखिए, और अगर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल हमारे शरीर में होता है वो क्या होता है? 12 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। लेकिन अगर इससे कम धीरे धीरे आपका ब्लड होने लगता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एनीमिया, ठीक है। और अभी देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च किया था मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में, जो कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से। और हमने कब तक इसको दूर करने की बात की है? 2047 तक इसको दूर करने की बात की है। तो यही मुझे लगता है, ब्लड से इससे ज्यादा बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो यही आपका आ जाएगा। अगला, IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुख्यालय है आपका
हैदराबाद में। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो ये आती है आपके ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत, और इनको अनुच्छेद 312 में डिफाइन किया गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज के रेस्पेक्ट में राज्यसभा को लोकसभा से थोड़ी सी ज्यादा पावर है। ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा क्रिएट कर सकती है। इसी के तहत आपने देखा होगा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट करने की बात भारत में की जा रही थी, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया। अगला, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो ये भरतनाट्यम नृत्य शैली की प्रस्तावित थी। भरतनाट्यम कहां पर होता है? भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। कथकली कहां का था? केरल का था। कथकली के अलावा केरल में कौन सा है? मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी कहां का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस कौन सा है? वो है कथक। आगे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, याद रखिएगा। तो कृष्णा नदी आपकी महाबलेश्वर से निकलती है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी कृष्णा नदी के बारे में। सबसे पहले इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट, देखिए उससे प्रश्न बनते हैं, मैचिंग वगैरह में दे देता है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो पहली बात तो जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी है, जिसको हम दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं। कृष्णा नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है साउथ इंडिया की। इसकी अगर हम बात करें ट्रिब्यूटरीज की, तो तुंगभद्रा और भीमा, ये दो नदियां तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं, याद रखिएगा, तुंगभद्रा और भीमा। इसके अलावा देखिए कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा और मूसी, ये इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा मैप दिखा देता हूं, बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये आपकी भीमा रिवर है। एक मिनट, माफ कीजिए, ये भीमा रिवर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है। यहां से आपका क्या है, वेस्टर्न घाट से निकलती है ये महाबलेश्वर से कृष्णा नदी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखिए, सबसे पहले भीमा इससे मिलती है, फिर यहां पर आकर तुंगभद्रा नदी से मिल जाती है। तुंगभद्रा देखिए दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है, एक है टुंगा, एक है भद्रा। यहां पर देखेंगे आप, पहले टुंगा एक धारा आती है, इधर से एक भद्रा धारा आती है, जिस पर भद्रा रिजर्वायर आपका बना हुआ है। यहां पर ये मिलती है, और तुंगभद्रा नदी के किनारे ही क्या बसा हुआ है? विजयनगर साम्राज्य इसी नदी के किनारे बसा था। वर्तमान का जो हम्पी है वो भी आपको यहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आपका इसके बाद वर्धा नदी आती है। यहां पर देखिए, जहां पर तुंगभद्रा और वर्धा मिलती है, वहां पर तुंगभद्रा रिजर्वायर जलाशय बना हुआ है। फिर यहां पर आकर ये इसकी कृष्णा नदी से मिल जाती है, फिर यहां से इसको कृष्णा नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे इसमें अलग अलग जो रिवर्स हैं, घटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, ठीक है, मूसी, कोयना, वरना, ये सब इससे मिलती हैं। अब बात करें अगर इसके ऊपर बने हुए डैम्स की, तो काफी इंपॉर्टेंट एक डैम इससे पूछ लेता है, अलमट्टी डैम। तो अलमट्टी डैम कृष्णा नदी के ऊपर ही कर्नाटक में बना हुआ है, इसको याद रखिएगा, ये काफी पूछता रहता है। बाकी नागार्जुन सागर डैम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम भी इसी के ऊपर बना हुआ है, कृष्णा नदी के ऊपर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 2024 तक भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे कौन सा बनेगा? तो कहां पर बनेगा ये? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? तो देखिए आपका जो बनेगा ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी। और अप्रैल 2024 तक इसे पूरा करने की बात की जा रही है। आगे, इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स है, तो कौन सा? जो जीएसटी है, देखिए आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी की बात हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, फिर से बता देते हैं। 1 जनवरी 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ है। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसमें जीएसटी लागू हुआ था? तो जीएसटी फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ है। 3 तरीके का जीएसटी है, आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। अगर बात करें कितनी स्लैब्स हैं, तो इसमें 4 स्लैब हैं, 5% की, 18%, 5%, 12%, 18% और 28% की, 4 इसमें स्लैब्स हैं। इसको याद रखिएगा। अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी 50वीं, वो भी याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमन जी हैं। इसमें देखिए काफी इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लिया गया था, जो आपकी ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह होती है, रेसिंग वगैरह होती है, उसको सबसे ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में लाने की बात इस बार की गई है। 28% के टैक्स ब्रैकेट में इनको लाया जाएगा। तो 50वीं बैठक में निर्णय लिया गया था। और हाँ, एक बार ये पूछ लिया था कि कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया है, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया है, याद रखिएगा। और अगर बात करें जीएसटी की जो पंजीकरण संख्या होती है, उसमें टोटल कितना अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, कितनी डिजिट होती है? उसमें 15 डिजिट का कोड वो होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं और कुछ नंबर्स उसमें होते हैं। आगे, फ्रांस याद रखिएगा, फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने
जीएसटी लागू किया है दुनिया में। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो औरंगजेब आलमगीर के शासनकाल में ये लिखा गया है। आलमगीर याद रखिएगा, आलमगीर भी औरंगजेब को ही बोला जाता है। इसके अलावा इसे एक नाम से और जाना जाता है, जिंदा पीर, मतलब लिविंग सेंट। अब देखिए औरंगजेब से संबंधित एक जो बहुत कॉमन प्रश्न बनता है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट, रबिया उद दौरानी का मकबरा। रबिया उद दौरानी जी इनकी बेगम थी, वाइफ थी। इनका मकबरा कहां पर बनाया इसने? औरंगाबाद में, जिसको एक नाम से और जाना जाता है, बीबी का मकबरा। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे असली नाम उनका क्या था? रबिया उद दौरानी। तो हो सकता है आपसे रबिया उद दौरानी करके ही पूछ ले। और देखिए इसका अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ताजमहल को इसमें कॉपी करने की बात की गई है, लेकिन कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि उसके आसपास भी नहीं है। के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नवे सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उसको भी औरंगजेब के द्वारा ही उनका सिर काट दिया गया था। और जो दिल्ली में गुरुद्वारा है शीशगंज, वो वहीं पर है जहां पर इनका सर काटा गया था। शीश वगैरह, शीशगंज इसलिए उसका नाम भी है। तो गुरु तेग बहादुर जी का जो कत्ल करवा दिया था वो औरंगजेब ने करवाया था। अगला, इसके अलावा दिल्ली में जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया है, याद रखिएगा, दो मोती मस्जिद हैं, पर्ल मॉस्क इंग्लिश में बोला जाता है। जो आगरा में है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया है। जो दिल्ली में जामा मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में पर्ल मॉस्क है, मोती मस्जिद है, उसको औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न आपके औरंगजेब से पूछता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर पूछ रहा है कौन सा आपका प्रोटेक्टेड एरिया मौजूद है। तो जो माना पास है ये इसके अंदर मौजूद है, माना दर्रा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो नीति दर्रा है वो भी कहां पर है? वो भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। इसके अलावा उत्तराखंड में एक और इंपॉर्टेंट दर्रा कौन सा है? लिपू लेक दर्रा, वो भी याद रखिएगा। बात करें नाथुला दर्रा कहां पर है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में एक और इंपॉर्टेंट दर्रा है जलेपला, उसको भी याद रखिएगा। बात करें रोहतांग दर्रे की, रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के दो और इंपॉर्टेंट दर्रे कौन से हैं? बड़ा लाचला दर्रा, और दूसरा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिप्की ला दर्रा। क्यों? क्योंकि सतलुज नदी शिप्की ला दर्रे से ही भारत में एंटर करती है। सतलुज नदी कहां से निकलती है? कैलाश मानसरोवर के पास राक्षस ताल या रकास ताल से निकलती है, तो इसको भी याद रखिएगा। बड़ा लाचला मैंने आपको बता ही दिया, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के भी दो तीन दर्रे पूछता रहता है, बता देता हूं। बॉमडिला सबने सुना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉमडिला। इसके अलावा यंगयेप दर्रा वहां पर है, और इसके अलावा पंगसड़ जो दर्रा है पंगसड़, वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी पर कर के क्रेडिट सभी प्रकार होगा ये, सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड लेन देन पर कितने प्रतिशत टीसीएस लगाने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत टीसीएस लगाने की घोषणा की है? 20%। ये भी इंपॉर्टेंट देखिए प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो टीसीएस क्या हुआ? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है आपका? अगर देखेंगे तो भविष्य में उल्लेख के लिए, डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान के लिए। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर सही होगा। माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो किसमें बदल सकते हैं? कंट्रोल पैनल में जाकर आप इन्हें बदल सकते हैं। एक्सेल सीट्स, वर्ड प्रोसेसर्स, वेब प्रोसेसर्स किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये किस तरीके के उदाहरण हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ये उदाहरण है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो क्या नाम है इसका? अगर बात करें मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, ऑप्शन डी मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफॉल्ट रूप से उसमें कितनी वर्कशीट होती है? ये हमने पहले देख लिया था, डिफॉल्ट रूप से उसमें 3 वर्कशीट आपकी होती हैं, हमने पहले के प्रैक्टिस सेट्स में ये किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं? तो इसमें से कौन कौन सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है? तो अगर आप देखेंगे लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम, ये सभी आपकी सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? तो क्या असर होगा? तो यह तेज गति से काम करेगा। तो आपने देखा होगा रैम, जब आपके मोबाइल वगैरह में भी अगर रैम ज्यादा होती है तो आपका फोन हैंग वगैरह कम होता है। फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
और दो तरह की मैंने बताई थी, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू क्या है? तो स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? एक ऑप्शन और कमांड का एक सेट होता है। ऑप्शन बी। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? तो इसमें ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता? एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की इस आपकी स्थिति, तो नॉन फंक्शनल यूनिट में देखिए नहीं होता है, फंक्शनल यूनिट होनी चाहिए। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय में व्यवहार आपका इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो ये विशेषता किसकी होती है? तो किसकी विशेषता है ये? टर्मिनल की। ऑप्शन डी। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? अंकों और विभिन्न चौड़ाई की समानांतर रेखाएं यहां पर पूछा है आपसे, इसको क्या बोला जाता है? बार कोड बोला जाता है। फंक्शन कुंजी डैश एक विंडोज की के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य कर सकते हैं, इसमें से कौन सा डिफॉल्ट नहीं है? तो इसमें से डिफॉल्ट आपका कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा है। तो जो ऑप्शन आपका F8 है, ये आपका कोई डिफॉल्ट नहीं है। विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? तो विंडोज 10 की बात कर रहा है, किस दिन जारी किया गया था? 1 अक्टूबर 2014। ऑप्शन सी। एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ये हम पहले भी देख चुके हैं। एसएमटीपी का क्या होता है पूरा नाम? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय आईटी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो कौन है आपका? इंफोसिस। आगे चलते हैं, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से स्पेशल कुछ प्रश्न। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत किन जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो कहां पर? मैंने बताया था लखनऊ और हरदोई में। ऑप्शन डी। या इसमें पीएम मित्रा स्कीम के तहत मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क बनाए जाते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में पीएम मित्रा पार्क कहां पर एक और लॉन्च किया गया था? तो एक नाथ शिंदे जी ने इसको लॉन्च किया था अमरावती में, महाराष्ट्र के अमरावती में। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश किसके द्वारा आप हटा सकते हैं या बदल सकते हैं? तो इसको देखिए किसी के द्वारा नहीं बदल सकते इन ऑप्शन में से। लॉ मिनिस्टर नहीं, राज्यपाल द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा नहीं। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो देवबंद जो आंदोलन है 1866 में स्टार्ट हुआ था। और इसके लीडर कौन थे, किसने स्टार्ट किया था? कासिम नन्नोतवी, याद रखिएगा, कासिम नन्नोतवी और राशिद अहमद गंगोही। तो नन्नोतवी और गंगोही ने इसको स्टार्ट किया था। आगे चलते, नारी बंदी निकेतन स्थित है। तो नारी बंदी निकेतन कहां पर स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो हमें सबसे ज्यादा मानव कंकाल कहां से मिले हैं? लेखिया से मिले हैं। ऑप्शन डी। 4 अप्रैल 2023 को काशी क्षेत्र के कुल कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग मिला है? तो कितने उत्पादों को मिला है? टोटल 4 उत्पादों को मिला है। तो कौन कौन से उत्पादों को ये मिला है? तो इसमें देखिए बनारसी पान को, बनारसी लंगड़े आम को, राम नगरवा, ठीक है याद रखिएगा, राम नगरवा भंटा और आदम चीनी चावल को। तो इन 4 उत्पादों को अभी जीआई टैग मिला है बनारस के। बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, राम नगरवा भंटा और आदम चीनी चावल। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक विकास निगम कहां पर स्थित है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला, उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है? तो ये रायबरेली में स्थापित की गई है। ऑप्शन ए। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर है? तो ये बनारस में स्थित है। तो आपका क्योंकि पता है बनारस में साड़ियां वगैरह हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत ज्यादा होता है। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो इसमें ज्यादातर सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए। तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम के अयस्क कौन कौन से हैं मैंने सुबह बताए थे, एक तो यूरेनाइट है और एक पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के अवशेष कौन से एकमात्र जिले में मिलते हैं? ललितपुर में मिलते हैं। अगला, पूर्व मध्यकालीन शहर उत्तर प्रदेश के और इनकी वर्तमान स्थिति कहां पर है? तो महोदयश्री किसको बोला जाता है? नगौर महोदयश्री बोला जाता है आपके कन्नौज को।
ठीक है। अगर इसके अलावा बात करें, इसमें से पूछा है कौन सा सही आपका मैचिंग नहीं है, तो जेजाग भुक्ती आपका कौशाम्बी वाला एरिया नहीं है। ये आपका जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर आपका जेजाग भुक्ती माना जाता था। जहां पर चंदेल वंश के शासक राज किया करते थे उस वाले एरिया को भी जेजाग भुक्ती के रूप में माना जाता है। बाकी महोत्सव नगर, महोबा ठीक है, कोल या कोई, अलीगढ़ ये भी ठीक है। इमारती पत्थर का प्रयोग होता है भवनों के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में, तो इसमें से किस किस के, ऑप्शन आपका भवनों के निर्माण में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, तो किसको समर्पित है, तो ऋषि व्यास जी को यह समर्पित है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है, तो पूर्व से पश्चिम हमने बात कर ली थी, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, मैंने आपको बता दिया था। चारों जिले मैंने आपको मैप में दिखाए हैं, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सब हमने पूरी डिटेल में बात कर ली है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता, तो देखिए वनों को काटना तो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ता है, सही नहीं करता, तो ए आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किससे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से ज्यादा है। बांग्लादेश, और ए और सी आपका इसमें सही होगा, ऑप्शन बी। अगला, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। टोटल 9 हमारे यहाँ शस्य जलवायु क्षेत्र है। आगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में रैंक 1 पर है, तो कौन सी है यहाँ पर, गेहूं जो है सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की क्रॉप है। गेहूं कौन सी फसल में आता है, गेहूं आपकी रबी की फसल है, जो विंटर के शुरू होने पर यानी सर्दियों के शुरू होने पर बोई जाती है, और मानसून जब तक आता है, जब तक मानसून आना शुरू होता है उससे पहले पहले ये काट ली जाती है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था कौन सा, तो ये भी हमने कर लिया है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था। तो यही देखिए हमारे आज का प्रैक्टिस सेट था, और 100 प्रश्न हमने इसमें कवर किए। आई होप आपको सेशन ये अच्छा लगा होगा, जो मैप्स वगैरह मैंने लगाए और एडिशनल फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही रेगुलर स्टडी मटेरियल के लिए आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का समर्थन काफी हमारे लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।